सीआरपीएफ तो ऐसा कहते हैं कि ये थोड़ा रिस्की जॉब है। लोगों की मेंटलिटी तो है कि इसका सबसे लीस्ट कट ऑफ जाता है। 2000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो हो सकता है 1000 ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं। नो डाउट रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रिवॉर्ड ज़्यादा है। जो कैमोफ्लेज दो आर्मी होती है वो एक सेट ला के पहनता था कि आर्मी ड्रेस में कैसा लगूंगा। सीआरपीएफ में जैसे आप एसआई बनेंगे तो आपका काम क्या रहेगा? सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर एक ग्रुप को लीड करता है जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, और इसका स्पेसिफिक ड्यूटी ये है शुरू के 3 साल हार्ड एरिया में रहना पड़ेगा। गन्स वगैरह आपको एकदम माहिर होना चाहिए। आप 10 सेकंड में आपको खोलना बनाना आनी चाहिए। ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं आपको तो आपको हाथ लगा के पहचाननी होती है कि एक AK-47। तो एक भैया हैं वो अभी सुकमा में पोस्टेड हैं। तो सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनसे बात करके। मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी चॉइस पोस्टिंग कब तक हो जाएगी? तो कहते हैं वैसे तो 3 साल हार्ड एरिया काटते हो तो आपकी चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है आपको, लेकिन मेरा क्या है कि लास्ट मंथ IED पे पैर पड़ गया था तो मैं ब्लास्ट में बच गया तो मेरी रिपोर्ट लग गई है तो मुझे जल्दी मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा। मैंने लगभग 100 से 150 बुक्स पढ़ ली होंगी लॉकडाउन में। फिजिकल के लिए आपने किस तरह से अपने आप को फिट किया? क्योंकि सीपीओ का एग्जाम में जो फिजिकल है वो टफेस्ट फिजिकल होता है। 8-10 दिन पहले जब फिजिकल के एडमिट कार्ड आए मैं ग्राउंड ही गया था तो 100-200 मीटर दौड़ा और एकदम ब्लैकआउट हो गए। जो डॉक्टर मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा बेड रेस्ट, और लगभग मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि अब फिजिकल नहीं होगा। फिर भी मैं 1-2 दिन में पेन किलर लेके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था तो उन्हें करंट वरेंट लगा के जो भी वो 2-2 3-3 घंटे परेशान रहती थी वो मैम और वो सर मुझ में कि यार कैसी मसल्स हैं तेरी कि वो सही नहीं हो रही, बिल्कुल रिलीफ नहीं हो रहा है, टाइट की टाइट है। मैं कह रहा था नित निर्मित इन बाधाओं से शिवम का परिचय करवाऊं, अंतिम क्षणों तक युद्ध करूं और सिंहासन को पाऊं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी में भी खासकर सीपीओ की तैयारी। यदि आप सीपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने पहले प्रयास में एसएससी सीपीओ 2024 को क्वालिफाई कर सीआरपीएफ में एसआई का पद प्राप्त किया है। ये संघर्ष, ये जर्नी उनकी इतनी आसान नहीं रही है। बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के मेहमान शिवम रघुवंशी जी का, जिन्होंने एसएससी सीपीओ 2024 क्वालिफाई किया है। आज के इस एपिसोड में उन्होंने सीपीओ को लेकर हर वो छोटी से छोटी चीज़ शेयर की है, चाहे वो फिजिकल की हो, मेडिकल की हो या अन्य दूसरी चीज़ें। किस तरह से आपका डेली रूटीन होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं शिवम रघुवंशी जी का और समझते हैं उनकी इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में। एसएससी सीपीओ जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और सम्मानित एग्ज़ाम है। सीपीओ में आपने सीआरपीएफ में एसआई का पद प्राप्त किया है। yes, रिजल्ट वाले दिन जब रिजल्ट आया क्या फील कर रहे थे आप? कहाँ पर थे? सर जिस दिन दिवाली वाले दिन मेन रिजल्ट आया तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था बाहर, गया ही था जस्ट। शाम को 6-7 बजे फ़ोन आया। एक दोस्त का फ़ोन आता है जो मेरा मेडिकल में जो मेरा बैचमेट था कि तूने रिजल्ट देखा? तो मैंने कहा रिजल्ट आ गया क्या? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17-18 को आएगा, इसको हॉलीडे है, आज क्यों रिजल्ट देंगे ये लोग। पर उन्होंने उसी दिन दे दिया। तो फिर बोले तेरा रोल नंबर बोल जल्दी। मैंने कहा नहीं तू मत देख, मैं खुद देखूंगा। तो फिर मैंने PDF खोली, उसमें अपना रोल नंबर सर्च किया, फिर देखा कि शिवम रघुवंशी पापा का नाम मिला, फिर से एक बार स्पेलिंग चेक की, फिर रोल नंबर चेक किया, फिर देखा ये डिपार्टमेंट मिला है। तो दोस्त लोग खड़े थे तो मैंने कहा भाई तुम्हारा भाई बन गया दरोगा। तो उनने गले लगा लिया। फिर मैंने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, फैमिली ग्रुप पे डाल दिया रिजल्ट कि नाउ आई एम ऑफिशियली सब इंस्पेक्टर। फिर उन सबके फ़ोन आने लगे कि घर आ जा जल्दी। तो घर गया तो फिर मम्मी थोड़ा इमोशनल हैं तो मम्मी के आंसू भी निकल आए। बिल्कुल। हाँ, फिर पापा ने कहा सबका आशीर्वाद ले ले। तो फिर मिरर के सामने खड़ा था और देख रहा था अपने आप को कि हाँ मैं सब इंस्पेक्टर। तो प्राउड भी था बिल्कुल, और खुशी भी बहुत थी कि बिल्कुल हो गया। ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आप स्टार्टिंग से ही एसएससी सीपीओ करना चाह रहे थे या पहले आप कुछ और टारगेट कर रहे थे? नहीं सर, जर्नी शुरू होती है 2017 में मेरी 12th हुई। तो फिर ऐसा था कि कुछ करेंगे बाहर निकल के। एक्चुअली 10th के बाद मेरा एम था कि डॉक्टर बनूंगा। तो 10th में मेरे अच्छी परसेंटेज थी, अबव 85 थी। पर तो मैंने बायोलॉजी ले लिया। सबने कहा कि मैथ्स ले ले, पर मैंने बायोलॉजी ले लिया कि डॉक्टर बनूंगा। 11th 12th काफ़ी ठीक गया, सब कुछ ठीक गया।
तो मैंने पर्सनल एक कोचिंग भी ले ली थी। और 12th में तो मेरे साथ ऐसा हो गया था सर कि मेरी क्लास को मैंने पढ़ाया है। क्योंकि वो हम प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल से हैं, गांव के सरकारी स्कूल से। तो वहाँ के फिर तो अतिथियों की वहाँ गेस्ट टीचर की कमी थी, और वहाँ के प्रिंसिपल थोड़े ऐसे थे कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो उनने कहा कि यार बायोलॉजी तू ठीक पढ़ा देगा, अगर तो पढ़ा के देख ले, अगर अपने बच्चों का भविष्य अपने लिए ठीक है कि अपन सब पास हो जाएं। तो वैसे मैंने पढ़ाया तो बच्चों को पसंद आया, तो मैंने 3-4 महीने मैंने ही लेक्चर लिए हैं मेरी क्लास में। तो फिर जैसे जैसे मैंने होता गया तो फिर लगता गया कि यार जल्दी जॉब कैसे मिलेगी। नीट में फिर देखा बहुत स्ट्रगल है, पैसा भी बहुत है। तो फिर मैं MPSI करने के लिए आया था इंदौर, एक भैया का गाइड लेके कि MPSI करेंगे। और तब MPSI हो भी रही थी, 16 में हुई, 17 में हुई। तो मुझे लगा हाँ मेरे पास 3 साल हैं अभी, ग्रेजुएशन करके MPSI देंगे, दरोगा बनेंगे। तो यहाँ आके तैयारी शुरू की, MPSI की प्रिपरेशन भी ठीक गई, पर MPSI आई नहीं। तो फिर बीच में लॉकडाउन भी लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर मैं वापस जब इंदौर आया तो एकदम ब्लैंक था कि पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर वहाँ से एक मेरी बुआ का लड़का है आनंद रघुवंशी, उसे मैं इस स्टेज के माध्यम से थैंक्स बोलना चाहूँगा। वो अभी GST में है नागपुर में। तो उसने मेरे को गाइड किया कि तू CGL कर ले। तो हमने पूछा, और सर SSC शुरू में ऐसा था कि हमको कोचिंग में बोलते थे कि व्यापम के लिए इतना हो गया, अब यहाँ से SSC का लेवल शुरू हो गया। तो हम बैकपैक करते थे और चल देते थे कि SSC करना ही किसको है। क्या करेंगे SSC करके, MPSI बनेंगे और जाएंगे यहाँ से। तो कभी सोचा नहीं था कि SSC में भी अपन को जूझना पड़ेगा। फिर उसने गाइड किया तो फिर लगा कि नहीं SSC भी डूएबल है। तो SSC में उतरा। तो सर 23 में SSC का पहला अटेम्प्ट दिया CGL का, और CPO तो चूक गया था जब, मतलब अटेम्प्ट फॉर्म ही नहीं भर पाया था। CPO फिर 2024 में अटेम्प्ट दिया, तो उसमें प्री हुआ, फिर फिजिकल, फिर मेंस, फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनली दरोगा जी फाइनली कहीं ना कहीं किस्मत ले ही आई दरोगा तक। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि आपने 11th-12th बायो से की है। हाँ। पर SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथ भी बहुत अच्छी आती है, रीजनिंग भी बहुत अच्छी आती है, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं तो 12th में मैंने मैथ नहीं लिया है, बायोलॉजी से किया हुआ, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाओगे? हाँ सर, ये ज़रूर सोचा था। मैथ्स मेरा मतलब एक कहते हैं जो फियर सब्जेक्ट था कि मुझे उससे डर लगता था। पर कह सकते हैं कि मैथ्स में सर आपको जूझना पड़ेगा, बहुत जूझना पड़ेगा। मैथ्स में ऐसा है कि आप किताबों में सर मान लो फ्रस्ट्रेटेड होके, लेकिन उठो मत अपनी जगह से, फिर से उसी सवाल में जिसमें सर मारा है फिर से उसमें लग जाओ। तो वो मैथ्स की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है मेरी, कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोचिंग से उठ के चल देता था, तो एडवांस मैथ पूरा छोड़ दिया था मैंने शुरू में। और मैथ्स ऐसा है सर कि आपने एक बार पढ़ लिया और बीच बीच में कहीं छूट गया अगर, तो फिर से उसे गैप भरना वो बहुत मुश्किल रहता है। उसमें ऐसा रहता है कि आप फिर से स्टार्ट कर नहीं सकते कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, बीच के गैप आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो लेकिन वो मैंने टाइम पे सही से कि SSC का एडवांस फिर यहाँ से पवन राव सर, गगन सर, सबकी 100 जगह से खंगाल के फिर जैसे जैसे मैंने मैथ्स कर लिया, और अब मेरा मैथ्स मतलब प्रॉपर ठीक है। तो CPO में तो इंग्लिश भी बहुत हार्ड आती है। हाँ। तो आपकी इंग्लिश स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश उतनी अच्छी सिखाई होगी। तो आपने कैसे अपनी इंग्लिश को इतना मजबूत कर लिया कि आप CPO जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए? हाँ सर, CPO में जैसे 400 नंबर का टोटल प्री और मेंस होता है, उसमें से 250 नंबर की 250 नंबर की केवल इंग्लिश आती है, और मेंस पूरा इंग्लिश होता है 200 मार्क्स का। सर ऐसा था कि मेरा गांव है दहलवाड़ा, मेरे गांव का नाम है, उसके पास में एक टाउन है छोटा सा अडारी खेड़ा, जिसमें गिनती के 2 स्कूल हैं, प्राइवेट और एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो शुरुआती एजुकेशन तो मेरी प्राइवेट स्कूल में रही, पर वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, मतलब लोकल के लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी जर्नी ठीक रही। एक सर मेरे गांव में एक बेंगलोर से पढ़ के एक सर आए थे, अरुण सर। तो मैं जब 4th क्लास में था और मुझे था कि इंग्लिश पढ़ना है मुझे, सर इंटरेस्ट था, तो उनको पर टाइम नहीं रहता था। तो मैंने इंग्लिश शुरुआती ऐसी करी है कि 4 बजे उठता था ठंडों में, उनके पास जाके बैठता था, वो पढ़ाते थे, उनको भी पढ़ाने में मज़ा आता था। और ऐसे 4th 5th क्लास में उनके यहाँ पढ़ा, तो टेंस वगैरह और
ये हिंदी मीनिंग निकालना और ये सब शुरुआती उनने कर दिया था। तो वहाँ से सर इंटरेस्ट बिल्ड होना चालू हो गया इंग्लिश में। तो वहाँ से इंग्लिश अच्छी बनी रही, और जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हो तो उसमें और ग्रो करने का चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो इंग्लिश की जर्नी ऐसी रही। 10th में भी मेरे सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश में थे, 96 के अबाव मार्क्स थे, और 12th में भी बहुत। और इंग्लिश टीचर्स का फेवरेट रहा हूँ मैं, पर्सनल फेवरेट। भले किसी का नहीं रहा हूँ, पर इंग्लिश टीचर्स का मैं फेवरेट स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। तो इंग्लिश सर वहाँ से अच्छी थी। बाकी नोवेल्स पढ़ना, इंग्लिश मूवीज़ भी देखता था मैं, वो भी काफ़ी काम आया। रीडिंग्स बहुत काम आएगी आपको। ग्रामर रूल आप रट सकते हो, वोकैब भी रट सकते हो, पर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हो, समझ नहीं सकते इतनी आसानी से। तो वो नोवेल्स पढ़ना, मूवीज़ देखना, बात करना, ये सब काफ़ी काम आया। तो कह सकते हैं कि हाँ, शुरुआत से इंटरेस्ट था इंग्लिश में, और एक स्टेज भी मिल गया था किस्मत से, तो फिर मैंने उसे ग्रैब कर लिया पूरा। तो आपने अपनी तैयारी कहाँ से की? जैसे 12th के बाद आप इंदौर आए हो? हाँ सर। 12th के बाद इंदौर आए हो? हाँ, 12th के बाद इंदौर। और आपका ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ है? ग्रेजुएशन मेरा वहीं से हुआ है, मेरे लोकल से। क्या ग्रेजुएशन किया है आपने? बीए। तो बीए में भी बिल्कुल देखो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। टोटली डिफरेंट। तो आपने कितना टाइम ओवरऑल दिया है, जैसे स्टार्टिंग से आफ्टर 12th के बाद से, जब आपको लगा हो कि नहीं अब मेरी मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत अच्छी हो चुकी हैं? बहुत अच्छी हो चुकी हैं मतलब जब मैं 12th से आया और अच्छी हो चुकी हैं, इसके बीच का टाइम पूछ रहे हैं आप? अच्छा, तो सर मेरे लिए लॉकडाउन था पूरा लाइफ चेंजिंग स्टेज रही वो। 2018 में जब मैं यहाँ आया था इंदौर, 18 से 19 और 1.5 साल तो मेरी ऐसी गई कि कहते हैं इंदौर का नया नया पानी। तो बस कोचिंग जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, और बस बाकी लगे हैं इधर उधर दोस्तों में टाइम पास, कहीं कुछ गेम खेलना, कहीं कुछ। सर जैसे लॉकडाउन हुआ तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। 2 दिन पहले ही फूट गया था वो, और नया ऑर्डर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे मैं बताया मेरा गाँव है, तो मैं बुक्स ले गया था ये सब भर के। तो वहाँ मैंने मैथ्स में सर खपाना चालू किया। ऐसे सर मैं दिन भर बैठा रहता था कि मैथ्स कर रहा हूँ, एक दिन में हो सकता है 300 400 सवाल कर दे रहा हूँ। तो वहाँ से मेरा मैथ्स स्टार्ट। लॉकडाउन में मेरा मैथ्स, जब मैं वापस इंदौर आया ना, तो मैथ्स मेरा कंप्लीट था। ऐसा। और रीजनिंग तो सर मतलब हो ही जाती है, इजी है रीजनिंग थोड़ी, कंपेयर करें और बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर करें तो रीजनिंग ईजीएस्ट पार्ट है सीजीएल में या एसएससी में। तो लगभग मुझे लगा सर 2 साल। 2 साल? हाँ। 2 साल में आपके सारे बेसिक्स या एडवांस लेवल पे तक पहुंच गए थे? हाँ, बेसिक हो गया था 18-19 में, पर जो बेसिक कह सकते हैं कि पूरा मैथ कंप्लीट हुआ वो 2021 लास्ट तक हो पाया। आपने कोचिंग कहाँ पर ज्वाइन की थी, या अभी स्टार्टिंग में फिर आपने कंप्लीट सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया था? नहीं सर, मैं जब आया था तब तो कोचिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक गाइड होना चाहिए आपके पास। तो दरअसल मेरा ऐसा था कि अलग अलग कोचिंग ज्वाइन करी थी मैंने। MPSI का कोई पूरा बैच नहीं लिया था, क्योंकि मेरे साथ जो भैया थे उनका कहना था कि अलग अलग करेगा तो सब सब्जेक्ट्स में ठीक हो जाएगा। तो अब पता नहीं वो स्ट्रेटेजी सही थी कि नहीं, पर अब जो भी है वही है। तो बिनर्स ज्वाइन की थी, और उसके बाद मैथ्स मैंने स्कॉलर से भी पढ़ा है। और GS मैंने वेदांत से पढ़ी है। MPPSC प्री का कोर्स लिया था वेदांत में, पाठक सर। और इंग्लिश मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, इंग्लिश सेल्फ ही करी, इंग्लिश सेल्फ स्टडी। और ऑनलाइन जो एप्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं दिल्ली में, वहाँ से कोई कोर्सेज वगैरह आपने? हाँ सर, कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको 100 जगह से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, सबके क्वेश्चंस आपको देखना ही पड़ेंगे। अगर आप किसी एक पे स्टिक रहोगे तो हो सकता है कि एक दो टाइप के क्वेश्चंस या थोड़ा मतलब ब्रॉड ओवरव्यू से आप रह जाओ। तो मैंने की है। E1 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे, भूतेश सर मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। और एडवांस के लिए पवन राव सर भी बहुत अच्छे सर हैं, उनकी तो फ्री प्ले लिस्ट है। तो E1 का मैंने बैच लिया था, और वो उनकी पवन राव सर से फ्री, उनकी ज्योमेट्री काफ़ी सही है। ज्योमेट्री। और रीजनिंग के लिए आपने कोई कोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? रीजनिंग के लिए सर कोई कोर्स नहीं लिया, बस PYQ से लगाता गया, तो वो हो गए। और इंग्लिश सेल्फ स्टडी? इंग्लिश का भी आपने कोई कोर्स? इंग्लिश कोई कोर्स नहीं लिया, इंग्लिश सेल्फ स्टडी। आपका डेली रूटीन क्या होता था सुबह से लेके शाम तक? किस तरह से आप पढ़ते थे, कब ब्रेक लेके थे और कब घूमने जाते थे? अच्छा सर, मेन CPO हाँ, CPO बात करें तो बिल्कुल।
सर सीपीयू प्री के टाइम पे मैं एक लाइब्रेरी जाता था, पर फिर मुझे ऐसा फील होना स्टार्ट हुआ कि लाइब्रेरी में मेरी दोस्ती काफ़ी हो गई। मैं थोड़ा सोशल हूँ, लोगों से जल्दी कनेक्ट कर जाता हूँ, बातें निकल आती हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ दोस्ती ज़्यादा हो गई है। अगर मैं ऊपर आता हूँ 15 मिनट के ब्रेक के लिए तो 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने रूम पे पढ़ाई करूँगा और ये सब मतलब थोड़ा आइसोलेट हो जाऊँगा, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो मेरा रूटीन ये था प्री के 3-1 महीने पहले से कि मैं सुबह उठता था, एक्सरसाइज करता था और मूक लगाता था। इसके 2 घंटे का मूक होता है, मूक लगाता था, फिर मंदिर ये सब काम करता था, खाना वाना खाता था, फिर दोपहर में पढ़ने बैठता था, एक क्विक नैप लेता था बीच में 15 या 20 मिनट की, चाय पीता था खुद बना के और फिर शाम को पढ़ता था और शाम को छत पे जाके फिर जीके पढ़ना चालू कर देता था। तो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता था, फिर नीचे आता था, खाना खाता था और रात को फिर लैपटॉप लेके फिर एक मूक लगाने बैठ जाता था। तो आखिरी का यही रूटीन रहा है और कंसिस्टेंट ऐसा रहा है कि हो सकता है 90 दिन में मैंने मुश्किल से 2 या 3 दिन ही ब्रेक लिया हो, बस सिर्फ 2 या 3 दिन। सिर्फ 2 या 3 दिन। पर एस्पिरेंट्स तो बोलते हैं कि यार हर हफ्ते कम से कम एक गैप तो होना ही चाहिए। सर मुझे इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगा नहीं, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे। मैं मेरी प्रिपरेशन के दौरान जो पढ़ाई कर रहा था उसको एंजॉय कर रहा था दरअसल। तो जब आप एंजॉय नहीं करते, जब आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है, तो मैं तो उसको एंजॉय कर रहा था। मैं नए शब्द सीखता था और मेरा रूममेट आता था तो उससे वो भी सीजीएल प्रिपेयर कर रहा है, तो हम दोनों कॉम्पिटिशन करते थे कि ये शब्द का वो मतलब क्या है बता, तो वो मुझसे पूछता था। तो एक क्यूरियोसिटी भी रहती थी और बाकी हम दोनों एक दूसरे का टाइम मैच करते थे कि आज मैंने इतना पढ़ लिया देख, तो वो कहता था देख आज मैंने इतना पढ़ लिया। तो और मेरा रूममेट काफ़ी सही है, तो हम दोनों की काफ़ी बनती है, तो हम दोनों एंजॉय करते थे। तो वो तो पार्ट एंजॉय किया मैंने, वो तो अच्छा लगा। ओके, सीपीयू पर आप कब फोकस हो गए थे? जैसे 2024 का आपका एग्जाम रहा होगा, उससे कितने महीने या साल पहले आप कंप्लीटली सीपीयू पर फोकस हो गए थे कि मुझे सीपीयू करना है? सर 3 महीने। ओनली 3 महीने? 3 महीने। अच्छा, उससे पहले आपने पहले सीजीएल करी थी, तो वो बेसिक तो सब थे ही, और सीजीएल सीपीयू का एग्जाम पैटर्न काफ़ी सेम है, बस इसमें इंग्लिश थोड़ी लेवल बढ़ जाता है। तो फिर 3 महीने सीपीयू को तो प्रॉपर 3 महीने ही दिए, बाकी लेकिन सेम तैयारी है दोनों की, तो कह सकते हैं कि 1-1.5 साल टोटल। ओके, तो सीपीयू के बाद अब आपका अगला कदम क्या होगा? आगे क्या करना चाहेंगे आप? सर अभी तो घर वालों की हार्दिक इच्छा है कि सीजीएल से एक अच्छी जॉब सिक्योर करना, अगर हायर ग्रेड पे की मिलती है तभी। लोग जनरली ऐसा कहते हैं कि सबकी अलग अलग मेंटलिटी है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है। तो लोग कहते हैं कि लोअर ग्रेड पे भी मिले तब भी सिविल जॉब ज़्यादा अच्छी रहती है डिफेंस से या बेल्ट से, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद मैं किसी जिले का एसपी बन के इतना गौरवान्वित फील ना करूं जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक सिपाही बन के करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि सर वो लोग मतलब उनका उद्देश्य रहता है सर कुछ करना। तो अगर हायर ग्रेड पे मिलती है तब तो मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा, और होम पोस्टिंग मिलती है हायर ग्रेड पे प्लस होम पोस्टिंग, तब तो मैं सीजीएल लूँगा। और नहीं तो सर फिर मैं उसके अंदर ही करियर देखूँगा। जैसे 3 साल बाद एलडीसी एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे, सर इसमें प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हैं सीआरपीएफ में, तो अच्छे डिप्टी कमांडेंट 2IC यहाँ तक जा सकते हैं अगर आपका करियर अच्छा है तो। और सर डेपुटेशंस काफ़ी अच्छे हैं इसमें, तो एनएसजी हुआ, एसपीजी हुआ, एनआईए हुआ, सीबीआई हुआ, आईबी हुआ, तो इनमें भी आगे बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। ओके, तो फिर फोर्स में ही पूरा करियर देखता हूँ अपना। ओके, सीआरपीएफ आपकी कौन सी चॉइस रही है? और सीआरपीएफ तो ऐसा कहते हैं कि ये थोड़ा रिस्की जॉब है, बहुत ज़्यादा इसमें। हाँ सर, सीआरपीएफ को लोगों की मेंटलिटी तो है कि इसका सबसे लीस्ट कट ऑफ जाता है, और थोड़ा डरते भी हैं कि अगर 2000 पोस्ट आई हैं तो 2000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो हो सकता है 1000 ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं, बाकी सब छोड़ जाते हैं। पर मैंने जितने रिव्यूज़ देखे, जितने सब इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई, या बहुत देखता रहता था मैं ऐसी कि क्या लाइफ स्टाइल रहती है, क्या रहता है, उसकी हार्डशिप भी देखी और उसके पर्क्स भी देखे, कॉन्स भी देखे। नो डाउट रिस्क ज़्यादा है, पर रिस्क ज़्यादा है इसलिए रिवॉर्ड ज़्यादा है। और मेरी मेंटलिटी ऐसी है कि मुझे शुरू से शौक था, मैं ऐसे एक खाकी कलर की जो कैमोफ्लेज दो आर्मी होती है वो एक सेट ला के पहनता था कि मैं आर्मी ड्रेस में कैसा लगूंगा। ओके, हाँ, और सर मैं जब 12th में था तो करियर गाइडेंस वाले जो आते हैं तो वहाँ से एक मेजर आए थे मेरे स्कूल में,
ओके। तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आए थे वो। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि उन्होंने, हम सब लोग बैठे थे तो वो क्वेश्चन पूछना चालू किए उनने, तो हमने आंसर देना चालू किए। और सर मैं जाता था, जैसे ब्लेजर वगैरह पहनता था मैं, ब्लैक ब्लेजर, तो वो मेरे ड्रेस सेंस से काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया, तो कहते हैं कि, ऐसा बोलते हैं कि बॉय इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने उन्हीं की टोन में, उन्हीं की लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश में और अच्छी टोन में दे दिया। तो उनका कहना ये था कि हम कभी तैयार होके नहीं आते कि हमको एक गांव के सरकारी स्कूल में ऐसे लड़के से भी हम बात करने का मौका मिलेगा। और उनने इतना प्रभावित कर दिया था मुझे उनकी खुद की पर्सनैलिटी से, क्योंकि वो बूढ़े थे लेकिन रिटायर्ड मेजर थे। उनके बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनका जो कुर्सी खींच के बैठने का तरीका से भी मैं ऐसा था कि क्या बात है। तो सर तब से ऐसा था कि डिफेंस पर्सनल मुझे बहुत पसंद थे, कि क्या तो इनकी लाइफ स्टाइल है, क्या सही इनके एटिक्वेट्स हैं, क्या इनकी बात करने का तरीका है। और उनने मुझे काफ़ी एक्लॉड किया था कि तू बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएगा, तू एनडीए तैयारी करना, तुझे तू एसएसबी में फेल हो ही नहीं सकता। उनने पापा से भी बात करी थी, मेरे प्रिंसिपल से बात कर गए थे कि ये लड़का स्टार बनेगा आगे चल के। लेकिन सर 12th निकलने के बाद वो एनडीए सीडीएस उनका गाइडेंस कहाँ गायब हो गया मुझे खुद को ही पता नहीं चला। अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता कि ऐसा भी होता है तो सर पक्का आज मैं डिफेंस में होता, या तो एनडीए करता या सीडीएस करता या यूपीएससी सीए। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम के बारे में मुझे तब पता चला जब मेरी लास्ट अटेम्प्ट ही था। तो वो तैयारी करने का भी मौका ही नहीं मिला, बस फॉर्म भरा। और अगर वो एक आध दो अटेम्प्ट होते तो सर उसमें भी मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जी जान झोंक देता पर निकाल लेता वो एग्जाम। बिल्कुल। तो फिर यहाँ से अब लेकिन कहीं ना कहीं से डेस्टिनी कहते हैं ना, कहीं से कहीं ना लेके जाती है। बिल्कुल। तो वो सब जोड़ तोड़ लगा के, सब प्लस माइनस करके और एग्जाम नहीं निकलने दिए उसने। तो वो यहीं लेके आ गई कुल मिला के डिफेंस में। इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं सीपीओ से पहले? सीपीओ से पहले सर मैं जहाँ रहता था और मेरे गांव में और जिन लोगों के बीच में रहा हूँ उनके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम बड़ी अचीवमेंट था। तो ऐसा कहते थे कि कांस्टेबल अगर निकाल लिया तो सफल है तेरा इंदौर आना। तो मैंने कांस्टेबल दिया था, मेरिट आउट था 21 या 22 वाली में। तो बहुत रोया था बैठ के जब मेरिट आउट हुआ था, तो कि घर पे फ़ोन लगाया था दीदियों को कि मेरिट आउट हो गया मैं। लेकिन उसके बाद फिर सीजीएल दिया, एक और जो पटवारी एग्जाम था वो भी दिया, लेकिन वो कम मन से दिया क्योंकि मुझे वो पोस्ट भी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही थी कि मैं उतना ज़्यादा मेहनत करूं, कि हाँ कि उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करूं। और मेरा हमेशा ये पर्सपेक्टिव रहा है कि जॉब को मैंने कम प्रायोरिटी दी है, कि कहते हैं ना कि इंदौर आके एक जॉब लग जाए बस फिर देखते हैं। मैंने इसको हमेशा कम प्रायोरिटी दी। मैंने प्रायोरिटी दी है कि कौन सी जॉब लग जाए। तो मैंने उन एग्जाम की तरफ कभी फोकस नहीं किया, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया कि उनमें सिलेक्शन ले लूँ, और बिना फोकस के सिलेक्शन लेना सर इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। तो पटवारी की तरफ भी इतना फोकस नहीं था, हालांकि 136 नंबर थे मेरे, लेकिन फिर भी नहीं है। तो अच्छा हुआ नहीं हुआ। कांस्टेबल में भी अब लगता है कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो कांस्टेबल था, पटवारी था, सीजीएल था, फिर सीजीएल ही दे रहा हूँ तब से। ओके। आपकी सीआरपीएफ प्रेफरेंस कौन सी थी और आपकी फर्स्ट चॉइस क्या थी? सर मेरी फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ थी। ओके। और सेकंड प्रेफरेंस सीआरपीएफ थी। ओके, सेकंड आपकी सीआरपीएफ? हाँ, सेकंड सीआरपीएफ ही थी और बाकी सब मैंने नील छोड़ रखा था कि या तो यही दोनों करूँगा और नहीं तो फिर कोई सी पोस्ट नहीं लूँगा। तो ये तो आपसे क्लियर दिख रहा है कि आपका इंटेंशन सिर्फ जॉब लेना नहीं है। हाँ, आप ये मैंने वही कहा कि मेरा बस जॉब लेना नहीं है। मैं अगर ये देख रहा हूँ कि आगे चल के मेरी लाइफ स्टाइल, अपन 4 साल बेरोजगार वाली ज़िंदगी में रह के इतने परेशान हो गए, अगर अपनों मन की जॉब नहीं मिली या अपन सेटिस्फाई नहीं हुए तो आने वाले 25, 30, 40, 45 साल उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल। तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है और आपके जीवन का उद्देश्य बहुत ज़रूरी है कि आप किस लिए डेली ऑफिस जा रहे हो, उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि आप डेली ऑफिस जा रहे हो, थक रहे हो, वापस आ रहे हो, तो उसका कोई सेंस भी बन रहा है कि नहीं, आपके जीवन से बड़ा उद्देश्य निकल रहा है कि नहीं। तो इसलिए सीआरपीएफ मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। वहाँ के डीजी सर ने मुझसे पूछा भी था मेरा फॉर्म देख के, तो पहले तो नंबर पूछे, तो मैं सर इतने नंबर हैं मेरे, तो बोले तू सीआरपीएफ सेकंड प्रेफरेंस है तुम्हारी? तो
मैंने कहा हाँ सर, वो मुझे आकर्षित करती है CRPF, एडवेंचर थोड़ा पसंद है उसका, डिग्निटी थोड़ी पसंद है। तो कहते हैं जब गोली चलती है तो सब निकल जाता है। तो मेरा जवाब था कि सर जिस दिन चलेंगी उस दिन, जिस दिन निकलेगा तब की तब देखेंगे। अभी तो CRPF बाकी आपने खाली छोड़ रखा। हाँ, बाकी सब खाली छोड़ रखा था। ओके, आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म और सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स के लिए जो हेल्पफुल हो सकते हैं उनकी तैयारी में? हाँ सर, पहला तो मूक्स के लिए टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड्स। आप अगर टेक्स्ट बुक पे अच्छे प्रो हो चुके हो तो आप ओलिव बोर्ड स्विच कर सकते हो। ओलिव बोर्ड पे थोड़े से हार्ड रहते हैं पर वो कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, हार्ड भी। सर पंडित्स के मोक अच्छे हैं CGL में, और आजकल तो सब प्लेटफॉर्म मोक्स दे रहे हैं। परमार भी अच्छे मोक बनाते हैं। तो ये 3-4 जनरली टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड, ये दोनों के मोक से गो थ्रू होना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है और आपने अपनी तैयारी के दौरान लगभग कितने मॉक टेस्ट दे दिए होंगे? सर मॉक टेस्ट जितनी प्रिपरेशन ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट। कि एग्ज़ाम निकालने की 3 ही स्टेज होती हैं। पहला सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा उसका रिवीजन करना, और तीसरा बार बार प्रैक्टिस करना। बस यही 3 स्टेजेस हैं। व्यक्ति कभी कभार पहली स्टेज पे ही फंस जाता है, या पहली स्टेज कंप्लीट करता है तो सेकंड पे फंस जाता है, रिवीजन प्रॉपर नहीं करता, और सेकंड भी अगर प्रॉपर होती है तो फिर वो इतना ज़्यादा या तो कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट होता है कि वो मोक नहीं दे पाता इतना ज़्यादा। पर मोक देना बहुत ज़रूरी है। मोक से आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। और SSC में तो ऐसा है जितने ज़्यादा मोक्स आप दे पा रहे हो, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 2-2, 2,500, 2,500, 3,000, 3,000, ये भी मैं कम नंबर कह रहा हूँ, इतने से ज़्यादा मोक दे चुके हैं। मैं पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा मोक दे चुका हूँ। ओके, लगभग कितना, मैं संख्या पूछना चाहूँगा? ऐसे सर सेक्शनल मैक्सनल मिलाए जाएँ तो बहुत हो गए होंगे, पर ऐसे फुल लेंथ जो मोक्स होते हैं तो लगभग 700-800 तो दे चुका हूँ टोटल CGL और CPO मिला के। तो मॉक टेस्ट डेली दें या फिर थोड़ा से गैप के साथ देना चाहिए? हाँ, ये सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जब 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, आप सिलेबस की शुरुआत कर रहे हो तो आप चैप्टर वाइज दे सकते हो। जो चैप्टर आपने कर लिया सिर्फ उसी के मोक्स लगा रहे हो, फिर बनता जा रहा है। अगर आपका 50, 60, 70% हो जाता है तो आप वीक में एक फुल लेंथ दे सकते हैं अपना देखने के लिए कि हम कैसे ट्रैक में। आपका 80 से 90% जब आपका सिलेबस हो जाता है, क्योंकि 100% सिलेबस तो मिथ है, किसी का कभी नहीं हुआ ना कभी होगा। बिल्कुल। तो 80-90% सिलेबस आपका हो जाता है, उसके बाद आप डेली मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जाम के पहले तो 2-3 महीने पहले से आपको डेली देना चाहिए, और एग्जाम से 1 महीने पहले तो दिन में 2 भी दे रहे हो या 3 भी। मैं पर्सनली 3 दे लेता था। एग्जाम से कुछ समय पहले आप दिन में 3 मॉक टेस्ट देते थे? 3 मॉक दे लेते। तो ये थका देने वाली प्रक्रिया नहीं होती कि यार? बहुत थका देने वाली होती है, और मॉक में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसका एनालिसिस करने में। एनालिसिस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके। अगर आपने मॉक दिया है और उसका एनालिसिस नहीं किया तो मॉक कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको गलतियाँ ही पकड़नी है। और CGL के मॉक तो फिर भी इतने उबाऊ नहीं होते हैं। आप 1 घंटे में ऐसे 25-25 के 4 सेक्शन होते हैं तो आप देते चले जाते हो कि ठीक है। पर CPO के बहुत बोरिंग मॉक्स होते हैं। बोरिंग इन द सेंस बोरिंग नहीं होते, वो काफ़ी ऐसा फटीक कर देते हैं दिमाग को, पूरा मेंटल फटीकनेस की आप प्रॉपर सीमा पार कर चुके होते हैं। और उसके 3 मॉक देना तो काफ़ी कठिन काम है, क्योंकि 6 घंटे तो आप मॉक में ही दोगे, फिर 6 घंटे उसके एनालिसिस में। तो उसके आप 1 या 2 मॉक्स, मैं 2 देता था, CGL के 3 देता था। तो हाँ, काफ़ी फटीक, जैसे आपने बोला कि बोरिंग काम तो है वो काफ़ी, पर उसी से आपको सक्सेस का रास्ता ही बोरिंग से होके जाता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मैं एग्ज़ाम से 3 महीने पहले की आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूँगा। आपने कितने मॉक टेस्ट डेली लगा है, और उस बीच दौरान कभी आपने गैप लिया है तैयारी से? जैसे 90 दिन की अपन बात करते हैं। 90 दिन में तो जैसे मैंने CPO का अगर प्रॉपर बताऊँ तो सिर्फ 2 या 3, मैं काफ़ी कंसिस्टेंट था, लोगों से मिलना बंद कर दिया था। उतना ही जितना मेरा मन होता था उतना ही बाहर निकलता था, लेकिन कहीं भी मैं बोर नहीं हुआ। और वो स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं रात को सोते टाइम अगले दिन का पॉइंट लिख के रखता था। एक डायरी मेंटेन कर रखी थी मैंने छोटी सी, कि कल मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं, और रात को सोने से पहले मुझे किसी भी हालत में उस पर सही टेक होना चाहिए कि ये टास्क मेरे कंप्लीट हो गए हैं।
तो ऐसे करता था मैं। मैथ्स की रिवीजन करना है तो 2 चैप्टर के आज 100 क्वेश्चंस लगाऊंगा, फिर एक मूक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, फिर इंग्लिश में इतने से इतने तक बुकें याद करनी है, फिर रीडिंग का 25 क्वेश्चन लगाना है, वो मूक में जनरली हो जाते थे, और जीके का ये चैप्टर रिवीजन करना है। और चैप्टर के अंदर भी जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी फिर सब चैप्टर्स में बांट लेता था, और उसके अंदर भी सब चैप्टर्स। और जनरली मैं जिस नोट्स में पढ़ता था उसके पेज नंबर लिख लेता था कि 79 से 92 या 93 इतना मैं आज रिवीजन कर लूँगा। तो वो जब तक टिक नहीं होता था तब तक मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 2-2 बजे तक सो गया हूँ कि चलो अब कल करूँगा, फिर भी नींद नहीं लग रही है, तो 1 बजे फिर उठ गया, लाइट चालू कर ली तो रूममेट पूछ रहा है कि क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने कहा यार एक टास्क रह गया था, बस वो कंप्लीट करके सो रहा हूँ। कह रहे ठीक है पढ़ ले। तो वो करने बैठ गया हूँ, और वो जब पूरे टेक हो जाते थे तभी चैन से सो पाता था। तो आपने डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं? हाँ, सीपीओ के लिए रोज? सीपीओ के डेली 2 मॉक्स लगाए हैं आखिरी के 1 महीने में। ओके। और आखिरी के 3 महीने में 3 महीने पहले से डेली 1 लगाता था। ओके। तो सिलेक्शन लेना इतना आसान तो नहीं है, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो एस्पिरेंट्स जो कई बार क्या करते हैं कि 15 दिन पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन का गैप ले लिया, फिर पढ़ लिए, फिर गैप ले लिया, क्या लगता है कि सिलेक्शन हो पाएगा ऐसे? सर ऐसे किसी को जज तो नहीं करूँगा मैं, पर 15 दिन में 2-3 दिन गैप ले रहा है तो ठीक है। कंसिस्टेंसी मेरे लिए वो है कि आप डेली अपना 100% तो दे नहीं सकते। अगर आपने 7 दिन में से 5 दिन अपने टारगेट एनकम्प्लिश किए हैं तो आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप ओवर अचीव करने का ट्राई करोगे तो शायद आप अंडर पावर रह जाओगे ऐसा। तो जैसे एक सर ने मुझसे कहा था कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप डेली 10 किलोमीटर भाग रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप सप्ताह में 6 दिन जो आपने टारगेट किए हैं उनमें कम से कम 100 मीटर भी, किसी दिन 10 किलोमीटर भागे हो तो किसी दिन 8 किलोमीटर, किसी दिन 5 किलोमीटर भी भागे हो, किसी दिन 20 किलोमीटर भी भाग गए हो, और किसी दिन हो सकता है 100 मीटर भी भागे हो। तो वो 100 मीटर वाला दिन भी आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा कि आपने अचीव किया है। तो उससे मैं सहमत हूँ कि कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली आप ट्रैक पे हो, ये आसपास करना, ना कि घंटे निकालना कि 12 घंटे पढ़ूंगा मैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, जैसा आपने कहा कि 15 दिन अगर वो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और 2-3 दिन गैप ले रहा है तो मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है। यदि कोई बिगिनर्स है जो वर्दी वाली जॉब लेना चाह रहा है, एसएससी सीपीओ क्वालिफाई करना चाह रहा है, तो अभी स्टार्टिंग में उसका क्या स्टेप होना चाहिए एसएससी सीपीओ के लिए? हाँ, उसे सबसे पहले तो अपने मैथ, रीजनिंग्स और इंग्लिश इन पे कमांड करनी चाहिए। और जैसा कि बताया, जिस भी टीचर से वो पढ़ रहे हैं ऑनेस्टली उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन हो गई है यूट्यूब पे कि आप, हो सकता है कि नंबर सिस्टम इनका समझ में नहीं आ रहा, किसी और ने कोई ट्रिक बता दी शॉर्ट्स पे तो लगता है वहाँ स्विच कर जाए। वो सबसे बड़ा रुकावट है अभी, वो सबसे बड़ी हिंडर है अभी। तो वो नहीं करना चाहिए। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उस पर आप ब्लाइंडली भरोसा करो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म अब उसने खड़ा किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, बात तो होगी। उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो, और सही फॉलो कर रहे हो उस ईमानदारी से, तो 100% वो आपको करा देगा। मैथ्स का तो यही है। और जहाँ जीके आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ सकते हो, किसी की हिस्ट्री पसंद आ रही है, किसी की पॉलिटी पसंद आ रही है। मैं जनरली परमार सर से पढ़ा हूँ जीके। मेरी, मैंने जैसे बताया आपको कि वेदांत से की थी मैंने, तो हिस्ट्री पॉलिटी बेस अच्छे थे मेरे। और बाकी परमार सर एसएससी के लिए अभी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। तो और इंग्लिश का आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ध्यान दे सकते हो कि ऐसा नहीं है कि ग्रामर पढ़ूँ, ग्रामर पढ़ लूँ, वोकैब कर लूँ तो हो जाएगा। आपको रीडिंग से गो थ्रू होना ही पड़ेगा और उसका सेंस आपको समझ में आना ही चाहिए। नोवेल्स पढ़ो, अगर स्टोरी बुक पसंद है तो स्टोरी बुक्स पढ़ो, मूवीज़ भी देखो इंग्लिश में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी जर्नी में। ओके। तैयारी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कि यार मैं पढ़ाई रुक गई है या फिर कुछ? हाँ, बहुत बार ऐसा लगा है तैयारी के दौरान तो। पर ऐसा वो कहते हैं कि छोटी छोटी फिल्मों में उलझ के बड़ी फिल्म ख़राब नहीं करनी। तो मेरा जनरली वही रहता था कि मैं अपने बाय को लेके काफ़ी क्लियर था कि मैं यहाँ हूँ तो क्यों हूँ, और मेरे घर पे मेरा कौन कौन इंतज़ार कर रहा है कि मैं जल्दी जॉब ले लूँ, और घर के
एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। 3 दीदियां हैं मेरी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उनके लिए ऐसा है कि भाई है, कर ही लेगा वो तो। बिल्कुल। तो उनका ट्रस्ट जब दिखता था तो उनने नहीं होने दिया विचलित यहाँ वहाँ मुझे। बाकी ये छोटी मोटी दिक्कतें तो हर एस्पिरेंट के जीवन में हैं ही और कहते हैं ना कि वो आप जॉब तो बाद में लेते हो, ट्रेनिंग आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वो ये भी तैयारी का पार्ट है कि आप छोटी मोटी फिल्मों में उलझ के रह गए हो तो उसके कैपेबल ही नहीं हो आप उस जॉब को लेने के, क्योंकि आप यहीं उलझ के रह गए हो ना। तो फिर वो बड़ी समस्याएं क्या सुलझाओगे आप? यहीं अगर आपका वाई क्लियर है, आपको टैकल करना आना चाहिए कि मुझे किसी को, कोई दोस्त अगर मुझे मेरे अनचाहे समय पे अगर चाय पीने बुला रहा है तो उसे कैसे मना करना है मुझे कि उसे बुरा भी ना लगे और मेरी तैयारी भी सुनिश्चित हो। तो ये भी तो तैयारी का पार्ट है। ये भी तो, जैसे मैं पर्सनली बताऊँ, आगे जाके मेरी प्लाटून को लीड करना है। तो जैसे हम अभी मेडिकल दे रहे थे तो सर बहुत परेशान कर लेते हैं वहाँ। तो वो बता रहे थे कि यार तुम अभी परेशान हो जाओगे तो तुम आगे प्लाटून को कैसे हेड करोगे? किसी कोई छुट्टी पे जाना चाहता है, कोई आपको पीठ पीछे गाली भी बक रहा है, सब आपके सामने है, फिर भी आपको उनको ऐसा ट्रेन करना है कि वो आपको प्यार ही करें। बिल्कुल। तो ये सब भी तो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। ऐसे ही कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको प्रेशर झेलना तो स्वाभाविक सी बात है, आना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब जर्नी का ही पार्ट है कि वो छोटी मोटी समस्याओं को कैसे टैकल करता है। ओके, बिल्कुल। हाँ। तो सीआरपीएफ में जैसे आप एसआई बनेंगे तो आपका काम क्या रहेगा? कौन सी पोस्ट पर आप जाएंगे? क्या आगे का उसमें प्लान रहेगा? ठीक है, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर एक ग्रुप को लीड करता है जिसमें कांस्टेबल, एएसआई और हेड कांस्टेबल होते हैं और इनमें सेक्शंस होती हैं, फिर बटालियन, फिर कंपनी होती है, तो उनके कमांडर्स होते हैं। और इसका स्पेसिफिक ड्यूटी ये है कि आपको शुरू के 3 साल हार्ड एरिया में रहना पड़ेगा। हार्ड एरिया मतलब नक्सलाइट एरिया, जो रेड कॉरिडोर है, या फिर नॉर्थ ईस्ट, या फिर जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में हैं तो आपका एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में आपको योगदान देना पड़ेगा। और आप जब नक्सलाइट एरिया में हैं तो आपके सर्च ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ऑप्स होते हैं इनके कि जैसे कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कहीं आईईडी बिछी हैं तो उनको सुनिश्चित करना कि आईईडी तो नहीं लगी, या किसी वीआईपी की मूवमेंट है तो उसको सुनिश्चित करना कि ये किसी को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब एसआई का प्रॉपर काम होता है कि उसको जो टास्क मिला है कि आपको ये एरिया सिक्योर करना है तो अपनी टीम के साथ जाके वो एरिया पूरा सिक्योर करना। ओके। हाँ, ट्रेनिंग के बारे में कोई जानकारी है? किस तरह से ट्रेनिंग होती है? कितने आप एक्साइटेड हैं? हाँ, जितनी जानकारी मिली है अभी यूट्यूब से मिली है। तो मैं देखता रहता हूँ ट्रेनिंग। तो मैं सोचता था कि क्या हार्ड होती है कि लोग छोड़ के आ जाते हैं उसे, पर जनरली मुझे तो एक्साइटिंग लग रही है अभी तो, क्योंकि उसमें आपको बहुत खुलने का मौका मिलेगा। ऐसी फील्ड जो आपने कभी ट्राई नहीं की। तो उसमें 44 वीक की ट्रेनिंग होती है, पूरा 1 साल लग जाता है बीच का मिड टर्म मिला के। और उसमें आपको वेपन ट्रेनिंग, उसकी जंगल कैंप सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। 1 महीने आपको जंगल सर्वाइवर करना होता है कि आपको जंगल में छोड़ दिया जाता है, सर्वाइव करो आप कैसे कर रहे हो। तो गन्स वगैरह आपको एकदम माहिर होना चाहिए आप, कि 10 सेकंड में आपको खोलना बनाना आनी चाहिए जिम को, वो गन को सॉरी। और ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं आपको तो आपको हाथ लगा के पहचाननी होती है कि एक AK-47 है या इंसास राइफल है या M4 है, तो उसको पूरा खोलना बनाना, उसको लोड करना सब आना चाहिए। हैंड टू हैंड फाइट में भी आपको माहिर कर देते हैं। और जंगल कैंप जैसे मैंने आपको बताया वो, और फिर इसकी इंडोर क्लासेस भी होती हैं, आपको लीडरशिप टैक्टिक्स सिखाई जाती हैं, आपको मिलिट्री फॉर्म सिखाए जाते हैं, और आपको वॉरफेयर सिखाया जाता है कि कैसे घेरा डालना है, कैसे घेरना है, कैसे कवर लेना है, कैसे कवर फाइल देनी, कैसे आपको अगर कोई व्यक्ति आपका घायल हो गया है तो उसको कैसे बीच गोलियों से बचा के उसे लाना है। मेडिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। और बस यही ट्रेनिंग होती है, 100 किलोमीटर्स के मार्च और 80 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर के। तो इन सबसे व्यक्ति डर जाता है, पर मुझे जनरली अभी तो एक्साइटमेंट है, आगे जाके हो सकता है डरूं, ह्यूमन टेंडेंसी है, हो सकता है मैं भी फटी हूँ, पर अभी एक्साइटमेंट है। हाँ। तो आपने कभी ऐसा, आप ऑलरेडी एसआई बन चुके हैं तो किसी से जानकारी लेने की आपने कोशिश जरूर की होगी, एसआई जो हैं आपके संपर्क में होंगे। कुछ ऐसा वाकया जो किसी ने बताया हो कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ? हाँ, एक सीआरपीएफ एसआई जो होते हैं जनरली, मैंने जितने से इंटरेक्शन किया है मुझे मेंटली काफ़ी स्ट्रांग लगे हैं वो। और मैं उनसे प्रभावित ही हुआ हूँ। जो बाकी के एसआईस जो हैं, जैसे मैं
ऐसी बुराई तो किसी डिपार्टमेंट की नहीं करूँगा, सब फोर्सेस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, पर इनका काम नो डाउट बहुत चैलेंजिंग है, सबसे चैलेंजिंग इनका काम। बिल्कुल। तो इनको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि रात को 2 बजे भी जगा के आपको बोल रहे हैं कि वहाँ ऑपरेशन करना है, तो वो अपनी टीम को लेके तैयार रहता है कि वहाँ ऑप्स करने। तो एक भैया हैं, एक दोस्त के थ्रू मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने व्हाट्सएप पे जानने के ट्राई किया था, वो अभी सुकमा में पोस्टेड हैं। तो ऐसी तारीफ कर रहे थे कि यहाँ अच्छा डिपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और चैलेंजेस को तो दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि, और ऐसा मैंने पूछा कि रिस्क कितनी है सर इसमें, तो कहते हैं रिस्क तो देख यार, तू गाड़ी पे चल रहा है, अगर गाड़ी भी चला रहा है तो उसमें भी रिस्क है, और अगर तेरे को रिस्क वाली जॉब नहीं चाहिए तो एक काम कर, नीट कर ले, कोई सा गवर्नमेंट कॉलेज ले ले, हो सकता है तू उसकी मेस पे बैठ के खाना खा रहा हो और कोई हवाई जहाज घुस जाए तो रिस्क कहाँ नहीं। पर तू सोच कि वो मौत कितनी व्यर्थ गई उनकी, और ये मौत कितनी सार्थक होगी अपनी। बिल्कुल। तो सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनसे बात करके और उन्होंने बताया, ऐसी तारीफ कर रहे थे, पहले तो मुझे ऐसा मेरा मनोभाव बढ़ा रहे थे वो कि ये हतोत्साहित ना हो, तो कह रहे थे कि कोई रिस्क नहीं है और सब ठीक है, 4-5 घंटे के ऑप्स होते हैं, करके हम वापस आ जाते हैं, तैयारी के लिए भी टाइम मिल जाता है यहाँ पे, अगर तेरे को फर्दर स्टडी करनी है तो अच्छा लगता है, सब लोग जय हिंद बोलते हैं तो अच्छा लगता है, सब साफ साफ बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी चॉइस पोस्टिंग कब तक हो जाएगी, तो कहते हैं वैसे तो 3 साल हार्ड एरिया काटते हो तो आपकी चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है आपको, लेकिन मेरा क्या है कि लास्ट मंथ आईईडी पे पैर पड़ गया था, तो मैं ब्लास्ट में बच गया तो मेरी रिपोर्ट लग गई है तो मुझे जल्दी मिल जाएगी। तो मैंने कहा आईईडी पे पैर पड़ गया आपका, कल हाँ, तो मैं सर डर नहीं लगता, नहीं आदत हो जाती है, उसी के लिए तो ट्रेंड किया गया है वो आपको बोल। मैंने कहा सर कमाल बात है, तो मैंने काफ़ी रिस्पेक्ट निकलती है अंदर से ही उनके लिए। बिल्कुल, बहुत मेहनती होते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और जितनी भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ ना, तो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर हैं जो अपने ब्लॉग करते रहते हैं या वो करते, उनसे भी मैं काफ़ी लोगों के और देखता हूँ, पर वो प्रॉपर फिलोसॉफी भी आपको दे देंगे, वो प्रॉपर आपको लाइफ पाथ भी दे देंगे। तो उनसे मैं हमेशा ऐसा लगता है कि यार इनको क्या स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि ये मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का ही पार्ट है, ट्रेनिंग से आप बिल्कुल अलग व्यक्ति बन के निकलते हो। बिल्कुल। ओके, अब हम सीपीओ पे अब थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज फोकस होना चाह रहे हैं, तो पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश को स्टार्ट करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, और इंग्लिश में क्या कुछ ऐसा है कि हम इंग्लिश के कौन से वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें, टेंस, नरेशन, वॉइस, जो भी हैं? मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश को रीडिंग पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको रीडिंग करके आप वो कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, आपको उसका मीनिंग समझ आ रहा है, आपको उसका सेंस समझ आ रहा है, और अगर आपने रीडिंग अच्छी की है तो हो सकता है कि आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है जनरली कि रीडिंग इतनी अच्छी थी कि बहुत से रूल्स मुझे पता ही नहीं थे ग्रामर के। नो डाउट सबसे गो थ्रू होना पड़ा फिर बाद में, लेकिन पहले मुझे पता ही नहीं थे कि ये रूल भी है, पर उसे जब मैं रीड करता था तो मुझे एरर मिल जाती थी कि ये एरर है यहाँ पे, ये नहीं ये आएगा, बस उसका लॉजिक पता नहीं होता था। वो क्योंकि रीडिंग अच्छी थी। तो नोवेल्स पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, स्टोरीज बुक पढ़ सकते हो, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वोकैब। वोकैब भी आपकी कवर होना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक एक प्रॉपर वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक आप वो पूरा सेंटेंस कैसे समझ पाओगे। और तीसरा है ग्रामर। ग्रामर्स के जैसे टेंस इम्पोर्टेंट होता ही है आपको अगर कॉम्प्रीहेंड करना है तो, टेंस है, और बाकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। आजकल वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं कि इसमें कौन सी गलती, एडवर्बियर मिस्टेक है या एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। तो ऐसा इंग्लिश तो ये है, आपको रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आप ग्रामर्स के रूल से गो थ्रू हो सकते हो, और वोकैब आपको डेली। थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज़ें बता सकते हैं कि किस तरह की रीडिंग्स क्या पढ़ें, या जो आपने सबसे ज़्यादा पढ़ी हो, कोई बुक्स हो या फिर कुछ और चीज़ें हों? हाँ, जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा, तो मैंने लगभग 100 से 150 बुक्स पढ़ ली होंगी लॉकडाउन में। 100 से 150 बुक? हाँ, ओके। और वो हर कंटेक्स्ट की थी कि मनी मैनेजमेंट भी था उसमें, सेल्फ हेल्प भी था उसमें, स्टोरीज बुक भी थी। स्टोरीज बुक थोड़ी मैं कम पसंद करता हूँ, नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो बुक्स, और आप
वोकैब के लिए ब्लैक बुक यूज कर सकते हो, क्योंकि एसएससी का पैटर्न रहा है कि वो प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछता है। तो ब्लैक बुक आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा एडवांस, आपको लाइफ में प्रैक्टिकली अगर यूज करना है तो आप वर्ड पावर मेड ईजी, हाँ, ये बुक आप रिकमेंड करूँगा मैं। और ग्रामर्स को आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, जैसे मैंने बताया, अमन वशिष्ठ सर मुझे काफ़ी पसंद हैं। और अपने अगर इंदौर में किसी को है तो स्कॉलर्स के अमन सर मुझे पसंद हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपने कैसे कंप्लीट किया? कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट सबसे स्ट्रांग मेरा कॉम्प्रिहेंशन ही था। अब मतलब स्पेसिफिक पेपर का पूछ रहे हो आप कि नहीं, पेपर का। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग था, तो मुझे ऐसा था कि मैं बाकी सब करके आता हूँ, फिर आखिरी में कॉम्प्रिहेंशन देखूंगा। क्योंकि उसके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, पैराजम्बल्स भी होते हैं। और ये सीपीओ मेंस मेरे हिसाब से शायद टफेस्ट मेंस था, क्योंकि इसमें और पैराजम्बल से बाकी सब लोग डरते हैं। और पैराजम्बल हार्ड भी थे, पर 14 पैराजम्बल थे और मेरे 14 के 14 सही थे। तो उसमें ठीक गया। और कॉम्प्रिहेंशन भी मैंने ठीक किया। मतलब मुझे ऐसा था कि इतनी प्रैक्टिस कर चुका था कि 1-2 तो पैसेज वो आ गई थी जो मैं जिनसे गो थ्रू हो चुका था पहले से। क्योंकि 250 से 300 आरसी पढ़ चुका था पहले, पीवाईक्यू सब कर रखा था। तो मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प हुई। पीवाईक्यू से याद आया, पीवाईक्यू का कितना इम्पोर्टेंस है और हम उन्हें कैसे अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं? एसएससी में तो पीवाईक्यू का बहुत रोल है, क्योंकि पिछले 5 साल के पीवाईक्यू ही आपको 80% से ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे मेन पेपर में। तो पीवाईक्यू तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और एसएससी की तैयारी तो पीवाईक्यू बेस्ड ही चलती है। मैंने जैसे बताया कि 80% कैंडिडेट वही सिलेक्शन ले लेते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्योंकि वो ऑलरेडी यूज टू हैं, उसके पीवाईक्यूज उन्होंने कर रखे हैं। अब आने वाले जो एग्जाम्स आते हैं उसके और लगाते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तो पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करो। तो इंग्लिश में कुछ ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट सिलेबस के इंग्लिश के पूरा फोकस करना जरूरी है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कोई भी एक्सपेक्ट मिस नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चल सकते। अगर आपको 100% हो सकता है किस्मत आपका साथ दे और हो जाए आपका सिलेक्शन, पर अगर आप 100% कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो आप कोई भी एक्सपेक्ट छोड़ के नहीं चल सकते। आपको वोकैब भी पढ़ना पड़ेगी प्रॉपर, ग्रामर्स रूल्स भी रटने पड़ेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आपको कमांड करना ही पड़ेगा। तो आप छोड़ के तो कुछ नहीं चल सकते। अब मैं मैथ पर आना चाहूँगा। मैथ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? किस तरह से आपने मैथ को स्ट्रॉन्ग किया? मैथ्स का जैसे मैंने बताया, अर्थमेटिक तो मैंने कर लिया था यहीं, और उन्हीं की जो सीट्स मिलती थी उससे कर लेता था। कि जो क्लास में जो पढ़ के आया और वो आके क्वेश्चंस लगा लिए, और फिर नेक्स्ट जो पढ़ के आया फिर क्वेश्चंस लगा लिए। और मैथ्स के टीचर्स का भी मैं फेवरेट रहा हूँ लगभग, क्योंकि मेरे क्लासमेट मुझे ऐसे जानते थे कि जो सबसे पीछे बैठता है और सबसे पहले बोलता है। तो क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट बिल्ड होना चालू हो गया था, क्योंकि वो जो ट्रिक्स एंड अपन सब करते हैं, और वो करते करते जब आपको खुद के अंदर से ट्रिक्स निकलने लगती हैं कि अरे ये तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया तो सर को भी पता नहीं हुआ, तो वो वहाँ से इंटरेस्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है। तो आप यही है कि यही रिकमेंड करूँगा मैं कि आप लेक्चर्स लो, सर की सीट्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो उतना ज़्यादा आप एडवांटेज में रहोगे। जीएस के लिए आपने क्या सोर्सेज यूज़ किए और किस तरह से, जैसा कि आपने पहले बताया, फिर भी थोड़ा सा और बता दीजिए। जीएस के लिए प्रॉपर एसएससी के लिए परमार एसएससी करके एक चैनल है, मैंने उनका बैच लिया था, और उन्हीं के बैच से मैंने कम्प्लीटली उन्हीं पे डिपेंडेंट हो गया था मैं, कि वही जो क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करता था, उनकी जो क्लासेस हैं बस वही अटेंड करता था, और उन्हीं के नोट्स प्रिंट करवा लिए थे तो उन्हीं को बार बार उनसे गो थ्रू होता था। तो जीएस तो कम्प्लीटली उन्हीं का। बाकी कुछ सब्जेक्ट मेरे पर्सनल फेवरेट थे, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो इनमें इंटरेस्ट आता था, तो ये और अच्छे हो गए। बाकी जो बोरिंग सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री हुआ या इकोनॉमिक्स हुआ, तो उनमें थोड़ा थोड़ा कम करंट अफेयर के लिए आप क्या करते थे? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर कोई मंथली मैगजीन पढ़ते थे? हाँ, करंट अफेयर को मैंने इतना स्पेसिफिक फोकस तो नहीं किया कभी,
पर हिंदू मेरे हैबिट में था। मैं हिंदू पढ़ता था और उसी में मेरे को दिख जाता था कुछ, तो अगर ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक है तो मैं उसको नोट्स में लिख लेता था। और बाकी एक ही ब्रह्मास्त्र स्पीडी मेरे हिसाब से बिल्कुल। तो उससे एग्ज़ाम के कुछ 15 दिन पहले से उससे गो थ्रू हो जाता था मेन। ओके। तो रीजनिंग और बचा है, रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, या फिर रीजनिंग को आपने किस तरह से, कौन सी बुक्स यूज़ की हैं रीजनिंग के लिए, कौन से सोर्सेज यूज़ किए? हाँ, रीजनिंग के लिए मैंने पिनेकल यूज की है, TCS PYQ करके एक बुक आती है, तो वो पिनेकल ही रीजनिंग ऐसा है कि अगर आपके चैप्टर्स आप बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हो तो रीजनिंग फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक्चुअली रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स तीनों फुल स्कोरिंग है, पर उसमें रीजनिंग सबसे ज़्यादा आपको फुल स्कोर दे सकती है सबसे ईजी तरीके से। तो और मॉक में उसकी प्रैक्टिस हो जाती है इनफ, बस आप देख लो कि कहाँ फंस रहे हो आप और कहीं ब्लंडर तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही है कि बस क्लास लो और सीट्स लगाओ और प्रैक्टिस करो। सिलेबस का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए कौन सा रहा? कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक जिसने आपको ज़्यादा परेशान किया हो? मेरे लिए पर्सनली मैथ्स का एडवांस पोर्शन, क्योंकि वो छूट गया था पहले प्रिपरेशन में, और जैसे मैंने आपको बताया कि गैप फिल करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसका गैप फिल करने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। और अभी तक मैं कह नहीं सकता कि 100% मैथ में हूँ मैं, पर इतना हूँ कि अब ठीक हूँ, अब थोड़ा ठीक फील करता हूँ मैथ में। और दूसरा सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा वो था जीके, क्योंकि जीके काफ़ी ऐसे स्पेसिफिक नहीं था कि यही आएगा। तो जीके में 50 में से अगर आप 25, 26, 27 नंबर भी ला रहे हो तो आपका सम्मानीय स्कोर है वो। हाँ, तो जीके भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? क्या आपने नोट्स बनाए थे सीपीओ के लिए? हाँ, नोट्स तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट्स मानता हूँ, खुद के नोट्स, कि आप कोई भी नोट्स प्रिंट करवा लेते हैं लेकिन तब तक आप लिख के नहीं देखते, तब तक वो फील नहीं आता। मुझे पर्सनली पढ़ने में नहीं आता, लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी रह जाती है। बिल्कुल। तो मैं तो मेरे नोट्स बनाता था, और नोट्स को भी फिर शॉर्ट नोट्स, या तो जो प्रिंट करवा के लाया हूँ उनके शॉर्ट नोट्स बना लूँगा, या फिर अगर कोई बुक्स में से पढ़ रहा हूँ तो उनके नोट्स बनाता था और उनके भी फिर शॉर्ट नोट्स बनाता था, और माइंड मैप के थ्रू और ये सब के थ्रू लिख के ही याद करता था। तो नोट्स तो हाँ इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लिए थे? मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश? हाँ, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के भी। और रीजनिंग में जो सवाल मुझे परेशान करते थे, कोई नया टॉपिक मिला, कोई नया सवाल मिला, कोई नया लॉजिक मिला, तो मैं एक नोटबुक मेंटेन करता था जिसमें लिख लेता था कि ये सवाल मुझसे नहीं बना था, और फिर काफ़ी दिनों बाद उससे गो थ्रू हो जाता था कि ये अब बन रहा है कि नहीं, कि इसके लॉजिक को पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं। और बाकी सबके भी नोट्स प्रॉपर बनाए हैं। और सीपीओ मेंस में इंग्लिश में तो मतलब 6-7 कॉपियाँ थी मेरे पास सिर्फ इंग्लिश की। एक में बस नए वर्ड्स थे, एक में वो मिस्टेक्स थी जो मैं कॉम्प्रीहेंशन में मिस्टेक कर रहा था, कि मैं कौन से सेंस को समझ नहीं पाया ऑथर के, या फिर कहाँ गलती कर दी मैंने। और एक वो था जिसमें मैं मोक्स की अपनी वो लिखता था गलतियाँ, जैसे 200 नंबर का मोक लगाया तो उसमें जैसे जनरली 7, 8, 15, 20 जितनी भी गलतियाँ हुई तो उनको एक एक प्रॉपर लिखता था कि ये गलती की है मैंने, उनकी रीजन लिखता था कि इसलिए ये गलती हो गई है, इसलिए मिस्टेक है, या पढ़ नहीं पाया, या क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया, या ये टॉपिक इनकम्प्लीट है, तो वो लिखता था। और एक वोकैब की जैसे मैंने आपको बताया, और एक इंग्लिश रूल्स की बुक थी, जो रूल्स पहले तो जैसे एक निमिषा बंसल मैम की प्ले लिस्ट है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसमें लगभग उनने हर रूल को आपको बता दिया है। तो वो रूल कम से कम मैंने 7 बार रिवीजन किए, बार। और उनमें से भी जो रूल मुझे ज़्यादा परेशान करते थे वो रूल मैं अपनी एक और नोटबुक थी जिसमें लिखता रहता था। तो ऐसे 4-5 नोटबुक थी इंग्लिश की। तो ओके। तो अब अपन थोड़ा सा फिजिकल पे और बढ़ना चाहेंगे। प्रीलिम्स के बाद इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल के लिए आपने किस तरह से अपने आप को फिट किया? क्योंकि सीपीओ का एग्ज़ाम में जो फिजिकल है वो टफेस्ट फिजिकल होता है। हाँ, वन ऑफ द टफेस्ट फिजिकल एग्जाम है। बिल्कुल। इसमें 5 इवेंट होते हैं, और मैं फिजिकली फिट हूँ और काफ़ी फिट था, क्योंकि मैंने पहले मार्शल आर्ट का कोर्स किया है। मैं जिम भी ठीक ठाक की है मैंने, कि अच्छा बल्की हो गया था, और फिर वापस से फिजिकल फिटनेस पे आया। तो लेकिन ऐसे चैलेंजेस आ गए थे बीच में कि काफ़ी सबसे इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट स्टोरी मेरी फिजिकल एग्जाम की ही रही है।
तो 1600 मीटर की रनिंग होती है जिसमें आपको 6:30 में क्वालिफाई करना होता है, 6 मिनट 30 सेकंड में। दूसरा 100 मीटर स्प्रिंट होती है जो आपको 12.5 सेकंड में निकालनी पड़ती है। और फिर हाई जंप होती है 4 फीट लगभग, और एक लॉन्ग जंप होती है 13 फीट, और शॉर्ट पुट होता है। तो फिजिकल तो मैं ठीक था, और MP कांस्टेबल में गया भी था पहले। एक इंदौर के ही सर हैं, OP सर, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो फ्री फिजिकल ट्रेन करते हैं, और शायद सबसे अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग उन्हीं के पास मिलेगी। तो उनको ज्वाइन कर रखा था मैंने, सब ठीक चल रहा था। लेकिन लगभग 8-10 दिन पहले जब फिजिकल के एडमिट कार्ड आए, तो मेरा 22 अक्टूबर 2024 को मेरा फिजिकल एग्ज़ाम था, दुर्ग में रिपोर्ट करना था। और लगभग 10-11 तारीख को मुझे पता चला, मैं ग्राउंड ही गया था, तो 100-200 मीटर दौड़ा और एकदम ब्लैकआउट होकर गिर गया। तो सब लोग आए तो बोले क्या हो गया, मैं ब्लैकआउट था, बेहोश हो गया। तो मैंने कहा सर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं तो दौड़ ही नहीं पा रहा, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तो सर ने कहा पहले टेस्ट मैश करा ले, तो को बुखार लग रहा है क्या? मैंने कहा हाँ सर थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है। तो टेस्ट कराया तो पता चला टाइफाइड है। और मैम ने बोला कि, जो डॉक्टर मैम थी, उन्होंने बोला कि बेटा बेड रेस्ट। मैं 100% तेरे को रिकमेंड करूँगी कि बेड रेस्ट ले ले, लिक्विड डाइट ले ले, और अभी फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि अभी कोई इंजरी ले ली तो फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैम ऐसा ऐसा है कि, तो कह रहे हैं अपन बेस्ट ट्रीटमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, पर अभी जब तक मैं नहीं कहती जब तक तो बेड रेस्ट पे रहे तू। तो मैंने कहा ठीक है। तो सर 1-2 दिन बेड रेस्ट पे रहा, पर वो मेरी हाई जंप में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मैं आखिरी दिन तक फाउल कर रहा था। ऐसा था कि 22 को अगर मेरा फिजिकल था और 19 को लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें भी फाउल करके गया था यहाँ। तो हाई जंप तब तो और डर था, तब तो प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, और अंदर से ऐसे तूफान उठ रहे थे कि यार फिजिकल आ गया, ये सब मेहनत बेकार चली जाएगी अगर इस टाइम पे फिजिकल नहीं निकला। तो इस दौरान मैंने एक कविता भी लिखी थी, जो अंदर के भाव आ रहे थे, तो मैंने वो डायरी पे लिख दिए थे। बिल्कुल। कि कब तक लेटूं सैया पर मैं, कब तक शोक मनाऊं, या तो पाऊं मंजिल अपनी, या योद्धा कहलाऊं, और विश्रामों के इन क्षणों को ना खुद की पहचान बनाऊं, बस सिप का ध्यान धरूं और रणभूमि को जाऊं। ऐसा था कि कुछ भी हो, चाहे गिरूंगा पड़ूंगा रिकवरी नहीं करूंगा, पर ग्राउंड तो जाऊंगा। ऐसा था, भले मैम ने बोल दिया कि अभी बेड रेस्ट पे है, फिर भी मैं ग्राउंड जाना चाह रहा था। तो बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। तो ऐसा था, विश्रामों के इन क्षणों को ना खुद की पहचान बनाऊं, बस सिप का ध्यान धरूं और रणभूमि को जाऊं, मन में उठे इन तूफानों को अब और नहीं दबाऊं, या तो खुद को सिद्ध करूं मैं, या कायर कहलाऊं। और था कि नित निर्मित इन बाधाओं से शिवम का परिचय करवाऊं, और अंतिम क्षणों तक युद्ध करूं और सिंहासन को पाऊं। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो ये लाइन थी कि मन में तूफान उठ रहे थे कि जाना है जाना है। एक एक दिन ऐसा लग रहा था, एक एक मिनट ऐसा लग रहा था कि यार मैं ग्राउंड नहीं गया, मेरी रनिंग नहीं आएगी, रह जाऊंगा मैं। तो ऐसा तूफान उठ रहे थे कि जा जा तू तो मैं चला गया 2 दिन बाद फिर से ग्राउंड। तो थोड़ी थोड़ी रनिंग करता रहा। उससे पहले तक 1600 मीटर मेरी इन टाइम आ रही थी, 6:30, 6:35 या 6:25 में मार देता था। तो लेकिन तब आना बिल्कुल बंद हो गई। तब ट्रायल भी सर ने मना कर दिया, बोले अभी ट्रायल मत दे, बस रनिंग कर, तू आ जाएगी, तू मुझे विश्वास है तुझ पे। तो सर इस बीच हाई जंप करते दौरान मेरी ग्रोइन मसल में पेन उठना चालू हुआ हाई जंप में। तो मैं फिजियो के पास गया, तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुझे टाइफाइड है और तू इतना स्ट्रेच करेगा मसल को, तो ऑब्वियसली वो तो पेन तो होगा। तो ग्रोइन मसल में वो पेन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उसमें, कि मैं चल ही नहीं पा रहा था पैदल। तो मेरा रूटीन ये था कि मैं ग्राउंड जाता था सुबह 5 बजे, और वापस आता था, तो अगर पेन उठता था तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, और वहाँ से आके रेस्ट करता था थोड़ा, और दोपहर को हाई जंप प्रैक्टिस को जाना पड़ता था। तो हाई जंप प्रैक्टिस करने जाता था, और हाई जंप में तो डेफिनेटली था कि हाई जंप के बाद तो फिजियोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी। तो फिजियोथेरेपी लेता था, पेन किलर लेता था, पेन स्प्रे कर लेता था, फिर भी प्रैक्टिस करता था। और इस दौरान एक और, जैसे जैसे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगा, तो एक लोअर बैक पेन होता है, वो उसको हमारे गांव में कुस्का चढ़ना बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो जब चढ़ जाता है तो व्यक्ति बेड से भी नहीं उठ पाता। मैं पानी भर रहा था फ्रीजर से, और मैं जैसे ही झुका
तो एकदम मेरे को फील हो गया कि अब मैं गया। लोअर बैक तो सीढ़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से चढ़ के आया मैं अपने रूम तक, और आके अपने आप आंसू निकल आया। मैंने दीदी को फ़ोन लगाया और उनसे बोलते हुए ही रो दिया मैं कि दीदी वो लोअर बैक पेन चालू हो गया मेरा। और ये तो 3-4 दिन में तो रिकवरी बहुत मुश्किल है अब तो, क्योंकि ग्रोइन मसल अब लोअर बैक भी चालू हो गया और अभी तक हाई जंप आई नहीं है प्रॉपर। और कैसे क्या करूँगा मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और लगभग मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि अब फिजिकल नहीं होगा तब भी ठीक है, अपन को मूव ऑन करना पड़ेगा। तो फिर भी मैं 1-2 दिन में पेन किलर लेके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, तो उनने करंट वरेंट लगा के जो भी, वो 2-2 3-3 घंटे परेशान रहती थी वो मैम और वो सर मुझ में कि यार कैसी मसल्स हैं तेरी कि वो सही नहीं हो रही हैं, बिल्कुल रिलीफ नहीं हो रहा है, टाइट की टाइट है। तो मैं कह रहा था पता नहीं सर, आप ही देखो। तो उनने फिर बताया था कि अपन बॉडी टेपिंग कर देंगे। बॉडी टेपिंग मतलब जो मसल जहाँ है उसको बिल्कुल वहीं एकदम टेप से चिपका देंगे और पूरी बॉडी टेपिंग करके फिर तू कर लेना, अगर तू दर्द को झेल सकता है तो। मैं सर दर्द तो मैं झेल लूँगा मरूंगा थोड़ी, झेलना ही तो मैं झेल लूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है। तो मैं पेन किलर्स और बॉडी स्प्रे और बॉडी टेप भी लेके गया था कि कहीं दिक्कत हुई तो मैं कर लूँगा। जाते जाते टाइफाइड भी थोड़ा रिकवर करने लगा था, लिक्विड डाइट पे था मैं। और फिर ट्रेन, और मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, इतनी कि खांसते खांसते मतलब वॉमिटिंग भी हो जाती थी। और रनिंग में तो खांसी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और यहाँ से जब जा रहा था छत्तीसगढ़, तो मेरे छोटे जीजाजी हैं, जीजाजियों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो पुलिस में है वो, तो उनके साथ जा रहा था, तो वो भी मुझे मोटिवेट करते जा रहे थे कि सब ठीक होगा। तो मैं ट्रेन में जा रहा था और स्लीपर में ही रात को मुझे फील हो गया था कि मैं मस्त बीमार हो गया हूँ जब कम्बल ओढ़ के सोया तो बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर हाई था और अगले दिन फिजिकल था। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, उनका भगवान अब सब आपके हाथों में है, जो होगा देखा जाएगा वहीं। तो मैंने जिया जी को बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि फिर वो घर वाले कंसर्न होते, कहते मत दौड़ तू तो ऐसी करा दे। तो फिर मैं वहाँ गया। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग थी हमारी। 5 बजे गए हम, लाइन में लगे, पहले चेस्ट नंबर बटे सबको, फिर खांसी चले जा रही थी। तो वहाँ 90 लोगों की रिपोर्टिंग थी। 90 में से 50% लोग ऐसे थे कि खुद को लेके कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे पता नहीं, पर मुझे लेके इतने कॉन्फिडेंट थे कि इसका तो नहीं होगा क्योंकि इतना खांस रहा था मैं। वो ऑफिसर सब हो रहे थे कि बेटा तू कर लेगा ना। जब मैं लाइन में लगा था तो हमारी जो लाइन बनी थी, जो टेकिंग ऑफ लाइन थी, तो असिस्टेंट कमांडेंट सर थे, वो उल्टी गिनती कर रहे थे। तो जैसे ही वो 6 पे आते हैं और मेरी खांसी बंद नहीं हो रही थी, तो कहते हैं चेस्ट नंबर बोल के तू कर लेगा ना। तो मैं ऐसे खांसे जा रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बस थम्स अप किया। मैंने कहा हाँ सर कर लूँगा। और फिर मैं जो भागा तो मेरी वहाँ रिकॉर्ड टाइमिंग थी, सेकंड टॉप किया था मैंने 5:48 तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे भाग रहा हूँ। बस ये था कि जल्दी से फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है, ताकि खांसी आने से पहले मैं फिनिश लाइन क्रॉस कर जाऊँ। और फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने से पहले टोकन जमा करनी होती है, पर मैं वो टोकन हाथ में ही रख के सीधा निकल गया। एक ब्रिज टाइप का बना था, सीधा निकल गया दौड़ते। तो वो सर मेरे पीछे आए, बोले टोकन तो दे दे और फिर मेरे को वॉमिटिंग हुई, काफ़ी देर वॉमिटिंग चलती रही। तो सर मेरे लिए पानी लाए, बोले तू ठीक है कर लेगा तू। मैंने कहा सर अब तो कर ही लूँगा, अब अगर ये कर लिया तो अब तो कर ही, अब क्या पीछे हटूँगा। बिल्कुल। तो फिर उनने पानी वानी पिलाया। फिर 100 मीटर ईजी हो गई मेरी। फिर लॉन्ग जंप भी ईजीएस्ट पार्ट था। और फिर हाई जंप में हाई जंप का सबसे ज़्यादा डर था मुझे कि हाई जंप में तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया आखिरी दिन ही फाउल करके गया था। तो जो पहला टेक ऑफ मैंने लिया ना, तो वो मैंने प्रेशर में कहीं से भी ले लिया, जहाँ सब लाइन में लग के, जहाँ सब लेते जा रहे थे तो वहीं मैं लाइन में लगा था, तो मैंने भी ले लिया। तो इतना गंदा फाउल हुआ था कि मेरा ये जो लेफ़्ट शोल्डर है, ये ऐसा लगा था कि माइनर फ्रैक्चर हो गया इसमें, क्योंकि मैं गिर गया था, बहुत गंदा गिरा था। ऐसा नहीं कि छोटे मार्जिन से रहा हूँ कि अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो सबको था कि ये इसे तो करना ही नहीं आ रहा हाई जंप पे, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेगा। तो फिर हमारा पोल टूट गया था, तो जब तक नया पोल आया, फिर जब तक फेलियर वाले अलग खड़े थे, पास वाले अलग खड़े थे। तो फेलियर वाले अलग खड़े थे, तो वो सर सबको बता रहे थे कि तू ऐसे कर लेना, अब तू टाइगर जंप कर लेना, अब ऐसे कर लेना।
पर मुझे अपनी स्ट्रेटेजी पे वो था कि मुझे किसी की नहीं सुनना है। तो सब ये खड़े थे और मैं एक पेड़ की छाँव में अकेला यहाँ खड़ा था। तो वो सब बुला भी रहे थे कि आजा ना, ये सर कुछ समझा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो ठीक हूँ। और मैं बस भगवान को याद कर रहा था, भगवान आप ही खुदाओ, अब कैसे खुदाओगे कि मैं पूरा ट्राई करूँगा। और जैसे ही सेकंड अटेम्प्ट हुआ, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो सेकंड सबसे पहले जाके खड़ा हो गया मैं कि मैं कूदूंगा। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मुझसे पहले जो लोग कूदे और वो ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चुके हैं और मैं उनको गिरते हुए देखूंगा तो और कॉन्फिडेंस लूज करूँगा या फिर और प्रेशर में जाऊँगा। तो वहाँ सर थे, कमांडेंट सर थे, मैंने उनसे पूछा सर मैं मेरा रनअप बना लूँ क्या? तो एक कांस्टेबल सर थे, वो बोलते हैं अरे इतनी सी तो है कुंजा, क्या रनअप बनाएगा? तो इतने में वो कमांडेंट सर कहते हैं नहीं नहीं बनाने दो, बच्चे को रनअप बनाने दो। वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे और उन्होंने कहा तू आधे घंटे में जंप ले, हम सब यहीं खड़े हैं, तू आधा घंटे में तेरा एक अटेम्प्ट कर, पर तू पास कर ले बस, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वहाँ से प्रॉपर मेरा जो सेट जो मैं करता था रनअप बनाया। तब मेरे को फील हुआ कि पिछली बार मैं 3 कदम पीछे से कूद गया था और अब मेरे को 6 स्टेप प्रॉपर आ रहे थे। तो बस मैंने पाँव पड़े और कूदा और उस पार हुआ। फिर थोड़ा अग्रेशन निकला मेरा, नीचे हाथ मारे 2-3 हो गया। फिर मुझे ये था कि अब तो मैं सब इवेंट कर लूँगा, अब नहीं रोकेगा। तो वहाँ माइक में देख के बोलना होता है कि हाँ पास। तो गया और मैंने चिल्ला दिया माइक पे कि पास। तो मैम कहती है अरे शाबाश बेटा। फिर मैं जाके गया, लाइन में लगा। फिजिकल की ये थी। फिर और ऐसा हुआ ना कि उसके पहले मैं काफ़ी वो कर रहा था कि दही नहीं खाना है, ना नारियल पानी ना पीऊँ, कुछ ठंडा ना पीऊँ, खांसी चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जैसे ही बाहर गया तो जिया जी मेरे बाहर वेट कर रहे थे ग्रुप सेंटर के बाहर। तो उनसे एक जो फेल होके जा रहे थे वो पहले बाहर जा रहे थे। तो उनसे एक लड़का बोल गया था, बोले वो आपके साथ जो आया था ना खांसते खांसते सब क्रॉस कर गया वो। तो उनको पता चल गया था कि इसका हो गया। तो जैसे ही हम लोग सब लोग पास करके स्नैक्स के लिए आए और मोबाइल मिला हमें अपना, तो मैंने जल्दी से जिया जी को फ़ोन किया पहले। तो जिया जी कहते हैं क्यों हो गया ना? मैंने कहा अरे आपको कैसे पता? तो बोले वो एक बता गया कि हमको लग रहा था कि वो तो नहीं होगा, पर वो सबसे पहले हो गया और उसने रनिंग में तो उसने अच्छा मारा। तो मैंने कहा हाँ जिया जी हो गया। तो हम फिर घर पे सबको बताया, पापा मंदिर में थे, पापा सब खुश हुए। ऐसा लगा मिनी सिलेक्शन की तो वहीं एक वो हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब तो हो ही जाएगा। तो फिर बाहर गया, तो बाहर आके हम खाना खाने गए थे। तो मैंने कहा वो सर्दी हो रही है, कहते हैं गन्ना पिलाने ले गए थे जिया जी। तो बोले सर्दी हो रही है, तो जिया जी कहते हैं अब काहे की सर्दी, अब कुछ नहीं होगा। और उस दिन से सच में मेरे को वापस आया हूँ तो खांसी एकदम बंद हो गई। मैंने केले भी खाया, सब कुछ खाया और सब रिकवर कर गया। फिर ना ग्रोइन पेन कर रहा था ना कहीं कुछ, सब हो गया। तो ये फिजिकल की जर्नी थी। तो आपकी फिजिकल जो टेस्ट है उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहा है आपका। नहीं तो कई बार छोड़ कर आ जाते हैं एस्पिरेंट्स कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है या फिर ये प्रॉब्लम हो रही है, पर आपने बहुत डेडिकेशन के साथ चीज़ों को पार किया है। तो बिल्कुल अभी मैं आपके मेडिकल पर बात करना चाहूँगा। मेडिकल किस तरह से होता है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? मेडिकल, इसका आर्म्ड फोर्सेस का मेडिकल है तो नो डाउट वन ऑफ दी हार्डेस्ट मेडिकल इंडिया के अंदर, जो सबसे टफेस्ट मेडिकल होता है उनमें से एक है ये। इसमें आपको पूरे टेस्ट होते हैं, आपके एक्सरे, यूरिन और सब टेस्ट होते हैं जितने भी हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं मेरे हिसाब से। 100 से ज़्यादा, हाँ। और आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, आपको वेट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि विद इन 5 kg आपका जो चार्ट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जो आपका वेट क्राइटेरिया है उनका, वो आप फुलफिल कर रहे हो। उससे 1 kg ऊपर नहीं, 1 kg नीचे नहीं, क्योंकि उसमें रीमेडिकल दे देते हैं फिर। और आपका बीपी कंट्रोल में है, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत से दोस्तों के साथ हुआ कि जो सब नॉर्मल हैं पर वहाँ घबरा जाते हैं, तो उनकी पल्स या बीपी रेट आ जाता है, तो उनको ऑब्जर्वेशन में भेज दिया जाता है सीधा कि अब आप 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहोगे। तो उनका ऑब्जर्वेशन में रहते हैं तो और बीपी बढ़ जाता है उनका। तो और आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आपको फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए कि आप, उनका कहना भी सही है कि हम आपको एक्सट्रीम कंडीशन में अगर भेजें तो आप में कोई डिसेबिलिटी ना हो। बिल्कुल। तो इसका मेडिकल बहुत अच्छा होता है और मेरी एडवाइस है कि जिनका मेंस हुआ है वो अपना प्री मेडिकल एक बार ज़रूर करा लें 2 महीने पहले, ताकि अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो वो हो सके, क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ तो वो प्रॉपर
कहते हैं कि मिनी रगड़ा वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि ऑफिसर्स बाहर बिठा रहे हैं, लाइन में लगाए हैं और धूप है, खाने को भी कुछ नहीं है, अपना पानी खुद, उनका भी कहना सही था कि अभी से तुम अपना पानी कैरी करके नहीं चलोगे तो बाद में क्या करोगे। तो ऐसे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। 8 दिन चला मेरा पूरा मेडिकल, पर फाइनली फिट हो गया। तो ये तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ फिजिकल स्ट्रांग भी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दोनों टफनेस होना बहुत ज़रूरी है। और आप में वो दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल, आपने जो स्टोरी बताई है वो वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शो करती है कि आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। बिल्कुल, थैंक यू। मैं इसमें मेरे फैमिली का काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसा प्रॉपर ऐसे नहीं रखा। खासकर मेरे पिताजी वो गवर्नमेंट टीचर हैं और लोग मुझसे जेंटलमैन कहते हैं, तो मैं कहता हूँ उनसे कि मेरी पर्सनैलिटी, मैं पापा की पर्सनैलिटी का 10% भी अचीव नहीं कर पाया हूँ। जब 100% कर लूँगा तब देखूँगा। उनकी वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि बनने में कलेक्टर भी बन जाता बेटा, पर कलेक्टर बनने के रास्ते में शायद मैं वो अचीव नहीं कर पाता जो मैंने मास्टर बनने में अचीव कर लिया। बिल्कुल। तो और वो सेटिस्फाइंग भी लगती है वो मुझे लाइन। तो मैं भी उन्हीं पर, मतलब उनके ही कदम पे कदम लगाना चाहता हूँ। और उनने जो संघर्ष देखा है मैंने उसका शायद अभी 2% भी नहीं देखा। बिल्कुल, उनने देखने ही नहीं दिया कभी। थोड़े बड़े हुए तो खुद समझ आया कि हाँ पापा परेशान हैं, पर जैसे इंडियन सोसाइटी में चलता है कि अपन कभी बोल ही नहीं सकते उनसे क्यों परेशान हो आप, बस दिख रहा है कि हाँ परेशान है। और पिताजी तो, मतलब पिताजी के ऊपर तो एक पूरी स्टोरी लिखी जा सकती है। पिताजी से काफ़ी प्रभावित हूँ। ओके, तो इन सब के अलावा भी किन लोगों ने आपको अपनी तैयारी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है? हाँ, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा, ओके, जिनने मुझसे कभी नहीं पूछा कि अब कौन सा एग्ज़ाम है, क्या कर रहा है तू, घर लौट के आ जा, और इतना टाइम हो गया है। उन्हें ये था कि ये तो कर लेगा। पापा जी को तो सिर्फ एक बार इंदौर आए हैं मुझसे मिलने। रूम भी मैंने खुद पे ही शिफ्ट कर लिया। और पापा जी को मुझ पर इतना विश्वास था कि मतलब ब्लाइंडली कि कोई उनसे बोल भी दे कि आपका बच्चा इंदौर में ऐसा कर रहा है तो वो कहते थे ठीक है। और कभी मुझसे उनने वो नहीं किया कि कंफर्म क्यों तेरे बारे में ऐसा सुन रहा हूँ मैं। और प्रॉपर दोस्तों की तरह कि सब ठीक है ना, खाना वाना अच्छे से खाया कर, मूवी देखने चला जाया कर, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। मम्मी थोड़ी इमोशनल होती हैं, इमोशनल है भी, तो उनका ऐसा रहता था कि जल्दी सिलेक्शन लेके जल्दी आ जा। पर उनने कभी ऐसा प्रेशर कभी नहीं दिया कि निकाल ही ले। उनने भी हमेशा ये कहा कि बेटा निकले तो ठीक, नहीं निकले तब भी ठीक, अपने पास ठीक ठाक है। और दीदियाँ मेरी काफ़ी सपोर्टिव हैं। 3 दीदियाँ हैं और बड़ी हैं तीनों। और चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, वो तीनों दोस्त हैं मेरी और वो बहुत सपोर्टिव हैं। और उनके सपोर्टिव होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरी जीजाजी काफ़ी सपोर्टिव हैं तीनों। क्योंकि वो सपोर्ट करने देते हैं, तो वो भी तीनों लगे ही रहते हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति नाचा था वो मेरे बड़े जीजाजी थे। कि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझसे कहा भी था कि ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा दरोगा बन गया। मैंने कहा जीजा ये आपका ही हूँ, और क्या आपकी पोस्टिंग है ये, और क्या। तो काफ़ी ज़्यादा, और वो रुकने भी नहीं देते। अभी यहाँ से छोटे जीजाजी बता रहे थे कि अभी रुकना मत, और बड़ी अभी ये पहली सफलता नहीं, ये पहली है पर आखिरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल आखिरी नहीं होगी। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, जो एस्पिरेंट्स बार बार एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं और उन्हें कहाँ पर बदलाव करना चाहिए? ये अलग अलग कैंडिडेट पे अलग अलग हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया कि 3 सीढ़ियाँ होती हैं कि या तो आप सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं कर रहे हो और सीधा आप मोक्स में या उसमें उतर आए हो, तो आप कैसे ही स्कोर करोगे उसमें। और वो एक ऐसा लूप है कि अगर आपको मोक्स की आदत पड़ गई और आप लो स्कोरिंग कर रहे हो, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उसकी आप मिस्टेक्स नहीं सुधार रहे हो, तो आप वो लूप में फंस के रह जाओगे। 100, 100, 120, फिर आपको एक नंबर उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियरिटी होना चाहिए कि हमने क्या मिस करके आए हैं, क्या हमसे छूट गया है, कौन से चैप्टर्स हमने नहीं कर पाए हैं अभी, कौन से टॉपिक्स कवर करना बाकी है अभी, और फिर हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो वही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको रिवीजन, आपको बार बार ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर आप पढ़ के आए हो और उसको फिर 7 दिन बाद पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। उसकी प्रॉपर रिवीजन करो, 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, बार बार उससे गो थ्रू होते रहो,
तब आपका वो है। और तीसरा, आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो मोक्स में। अगर आप ये 2 स्टेज आपकी पक्की है ना, फिर आपको बस प्रैक्टिस का खेल है, फिर आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आएगा। वो है ना कि आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे हो और अच्छी पारी खेल के आए हो, तो नेक्स्ट डे और लगेगा कि मैं और अच्छी पारी खेलूँ, और उसमें मन भी होगा खेलने। पर आप हर बार 0 पे आउट हो रहे हो तो आपको ऐसा करोगे क्रिकेट से कि यार मैं तो अब खेलूँगा ही नहीं। तो ऐसा है कि अगर आप ये दोनों आपकी तैयारी अच्छी है तो आप प्रॉपर। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने जो समय निकाला और आपने जो भी टिप्स बताए हैं वो एस्पिरेंट्स को ज़रूर ही उनकी जर्नी में सहायता करेंगे। और ये आपसे बहुत ज़्यादा सीखने की बात है कि किस तरह से हम मेंटली स्ट्रांग रहें। जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो फिज़िकल में आ रही हों या चाहे फेलियर में आ रही हों, डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब आप हमारे देश के लिए सीमा पर रहोगे या जहाँ भी रहोगे, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप कर रहे हो बच्चों के लिए, जहाँ आपको एक्सपीरियंस अपनी बात रख पा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो मेरी गलतियों से ज़्यादा सीखा हूँ और मैंने मेरी गलतियाँ ही बताई हैं। सक्सेस तो ये है, गलतियाँ तो मैं 99 करके आया हूँ अभी, तो बस उन्हीं के थ्रू। और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और थैंक यू, आपने मुझे ऐसा मंच दिया कि मैं अपनी बात को रख सकूँ। अब आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो देश के लिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। थैंक यू।